Hello everyone. So today it is 3rd February and 2024. We are going to solve some PYQs of ecosystem chapter of class 12th biology. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है? इन रिलेशन टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे चैप्टर का, जैसे कि हम हमेशा अपना क्लियर करते हैं स्टार्टिंग में बेसिक्स। चैप्टर ये भी वैसा ही है। यहाँ पे ये हमारे पास पूरी एक इकोसिस्टम की यूनिट है, इकोलॉजी की। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें याद रखने वाली हैं, इजी लैंग्वेज में होता है, बस कंफ्यूजिंग सा है थोड़ा सा। एक दो बार एनसीईआरटी से चैप्टर रीड करोगे आप, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस चैप्टर की कि कैसे क्या है। इकोसिस्टम हमारे पास चैप्टर का नाम है। देखो पॉपुलेशन क्या होता है सबसे पहले, हालांकि ये चीज़ आपको पता होगी। ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, जो भी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्रो हो गए, जितने भी क्रोस होते हैं, ह्यूमंस और आंट वगैरह, आंट, डॉग्स, ये जितने भी, मतलब इन सभी को मिलाकर देखो, किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात करी जाए, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो उसको हम ओवरऑल पॉपुलेशन बोलते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे जैसे सब कुछ हम इंक्लूड कर रहे हैं, ह्यूमंस भी आ गए, डॉग्स भी आ गए, मतलब सेवरल स्पीसीज, ठीक है, सेवरल स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को हम जब कंक्लूड करते हैं एटसेट्रा, तो इसको हम किस चीज से रेफर करते हैं? कम्युनिटी। इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी, यानी कि जो कि बायोटिक होती है। बायोटिक यानी कि लिविंग प्लस ए बायोटिक। अब बायोटिक में ए बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग जो होते हैं, बायोटिक प्लस ए बायोटिक मिला के क्या बनता है? हमारे पास एक इकोसिस्टम मिलता है हमें। ठीक है, इकोसिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, मतलब ये आगे चैप्टर में कंसेप्ट होते हैं। डीकम्पोजिशन हो गया, एनर्जी का फ्लो, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का क्या मतलब है? इससे मतलब इस चीज को हम सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे। एनर्जी फ्लो एक फूड चेन में हम इसको देखेंगे। फूड चेन और फूड वेब तो आप जानते ही होंगे, एक दूसरे से जो इंटरलिंक्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फूड के तौर पे रिलाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर। सबसे ऊपर हमारे पास आते हैं इनमें सन, जिसको हम प्रोड्यूसर कंसीडर करते हैं, सन। उसके बाद आते हैं क्या? ऑटोट्रोफ्स, यानी कि ये हो गया ट्रोपिक लेवल 1। ट्रोपिक लेवल 1 कौन आता है इसमें? ऑटोट्रोफ्स आते हैं। और ऑटोट्रोफ्स के बारे में अगर मैं कुछ और बातें बताऊं, ऑटोट्रोफ्स में जैसे कि प्लांट्स वगैरह आ गए हमारे, तो क्या होता है? ये कुछ अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी जो सन से आती है, मैं लिख देती हूं, यूज सम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी फ्रॉम सन, बेसिकली लेस देन 50%। 50% से भी कुछ कम ही अमाउंट की जो टोटल एनर्जी सन से आती है उसको ये यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विच इज रेफर टू एज PAR। PAR का क्या मतलब होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे अगर मैं ऑटोट्रोफ्स में प्लांट्स की बात करूं तो देखो ये तो हो गया कि एक ओवरऑल फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन जो यूटिलाइज कर रहा है जिस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी का। लेकिन अगर एक्चुअली बात करी जाए तो इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो यूज करते हैं 2 से 10% किसका? PAR का। यानी कि अब PAR कितना हो गया? लेस देन 50%। और उसका भी 2 से 10% कौन यूज करते हैं? प्लांट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन आता है? हमने 2 लेवल पढ़ लिए, सन, उसके बाद आगे ऑटोट्रोफ जिसमें ट्रोपिक लेवल 1 था। उसके बाद आते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स की बात करूं तो ये ट्रोपिक लेवल 2 में आते हैं और इन्हें हम कंसीडर करते हैं एज प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद कौन से आते हैं? प्राइमरी कार्निवर्स।
ट्रॉपिक लेवल थर्ड में कंसीडर करेंगे और इनको हम क्या मानते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद हमारे पास आते हैं टॉप कार्निवर्स। टॉप कार्निवर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रॉपिक लेवल 4 में कंसीडर किया जाते हैं, इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। एक ये तो थी फूड साइकिल, ठीक है, फूड चेन हम इसको बोलते हैं। एक ये जो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर जो होते हैं, ये मिलाकर क्या बनाते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। इसको हम अगर आपसे ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में क्वेश्चन करा जा रहा है तो आप समझ जाना कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और थर्डरी कंज्यूमर की वहां पे बात हो रही है, जो कि किससे स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम ऑटोट्रोफ्स। वो सन से शुरू नहीं होती, ग्रेजिंग फूड चेन की बात करी जा रही है, वो ऑटोट्रोफ से ही शुरू होती है। मैं पूरे चैप्टर को, आप पूरे चैप्टर का जो बेस है, मोस्ट ऑफ द चीजें हैं, मैं यहीं पे आपको समझाती हुई चलूंगी, फिर हम एक सीरीज में अपने PYQs को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे अब नेक्स्ट, डेट्रिटस। डेट्रिटस का क्या मतलब होता है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को हम रेफर करते हैं एज डेट्रिटस, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो अर्थवॉर्म होते हैं, जिनको हम केंचुआ बोलते हैं, अर्थवॉर्म ब्रेक्स इट इनटू, अर्थवॉर्म जो है इसको स्मॉलर पीसीज में इनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद जो फंगाई या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फंगाई और बैक्टीरिया, वो इसको खाते हैं, ईट्स इट फर्दर एंड मेक इट सुटेबल फॉर, एंड मेक इट सुटेबल फॉर, और वो उसको रूट्स के लिए सुटेबल बना देते हैं, किसकी फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में। ये प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं हम डेट्रिटस फूड चेन। इसको क्या बोला जाता है, डेट्रिटस फूड चेन से हम इसको रेफर करते हैं। ये स्टार्ट होती है किससे, स्टार्ट्स विद डेट्रिटस। ये डेट्रिटस से ही क्या है, शुरू होती है। लार्जेस्ट देन द प्रीवियस वन, और जो डेट्रिटस फूड चेन होती है, ये आप समझो जो हमने रिसेंट में अभी मैंने आपको एक ग्रेजिंग फूड चेन बताई थी, जो कि हमारे किससे, ऑटोट्रोफ से स्टार्ट हो रही थी, राइट। तो ये उससे क्या होती है, लार्जेस्ट होती है, उससे बड़ी होती है। अब मैं बताऊंगी कि आगे थोड़ा सा इसको भी डिटेल में देखेंगे। इसमें 5 हमारे स्टेप्स होते हैं, फ्रेगमेंटेशन कंसिस्ट होता है, जिसमें और भी 3-4 मतलब स्टेप्स होते हैं, वो सीरीज में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। और यहाँ पे मैं फूड वेब की बात करूँ तो फूड वेब तो आपको पता ही होगा क्या आता है, बहुत सारे इंटर कनेक्टेड फूड चेन जो होती हैं, मतलब कि बहुत सारी इंटरकनेक्टेड फूड चेन क्या बनाती है, एक फूड वेब बनाती है। दो टर्म यहाँ पे हम पढ़ेंगे, एक होता है स्टैंडिंग क्रॉप, एक होता है स्टैंडिंग स्टेट। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के, मिलने के आगे हमारे पास काफी चांसेस हैं। एक है स्टैंडिंग क्रॉप और एक होता है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप का क्या मतलब होता है कि मान लो कि ये ट्रॉपिकल T1 लेवल है, ट्रॉपिकल 1 लेवल है, ठीक है, इसका कुछ बायोमास है, मान लो इसमें जो है क्या है, 2 ट्री है प्लस एक काऊ है, ये ट्रॉपिकल लेवल 2 में आती है, ये इसका बायोमास हो गया। तो आप क्या समझोगे, अब जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझना। टोटल बायोमास एट एनी ट्रॉपिक लेवल, मतलब कि जैसे कि किसी भी, मतलब हमने 4 ट्रॉपिक लेवल पढ़े थे, ट्रॉपिक लेवल पर जो उनका टोटल बायोमास होता है उनके गिवन टाइम में, उसको हम रेफर करते हैं एज ए स्टैंडिंग क्रॉप। जैसे कि ट्रॉपिकल 1 लेवल पे बात करूँ तो ट्रीज का बायोमास कितना है यहाँ पे, ठीक है। ट्रॉपिकल लेवल 2 पे बात करें तो काउस का, गायों का जो बायोमास है वो इतना है। तो जो भी पर्टिकुलर, मतलब कि टोटल बायोमास जो होता है किसी भी ट्रॉपिकल लेवल पे किसी भी गिवन टाइम के दौरान, उसको हम रेफर करते हैं एज स्टैंडिंग क्रॉप। अब स्टैंडिंग स्टेट समझो क्या होता है, ये क्या होता है, टोटल मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सोइल में एक गिवन टाइम में, ये क्या हो गया, टोटल, उसमें पीछे बायोमास था, और स्टेट में क्या होगा, टोटल मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सोइल में
एट एनी गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम में। और एक यहाँ पे लो होता है, काफी जो है इजी टॉपिक है, इजी चीज है वो, तो द 10% लो, द 10% लो, ये क्या स्टेट करता है ये पता होना चाहिए। यानी कि जो 90% एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में हर एक ट्रॉपिकल लेवल पे, और सिर्फ 10% एनर्जी जो होती है वो आगे पास करती जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे जो रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, जिसके रिगार्डिंग यानी वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। तो मैं प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड आपको सारा जो है कंसेप्ट एक बार यहाँ पे क्लियर करा देती हूँ। उसके बाद हम जो है डीकम्पोजिशन वाला टॉपिक पढ़ लेंगे और हमारा चैप्टर जो है ओवरऑल 80% यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटा ही चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है ही नहीं ये। उसके बाद हम अपने PYQ सोल्व करेंगे। तो ध्यान देना, प्रोडक्टिविटी यानी कि क्या समझोगे, मान लो ये सन है, ट्रॉपिकल लेवल 1 है, ये क्या हुआ, बायोमास में बढ़ गया, इस सनलाइट के प्रेजेंस में इसका बायोमास जो है वो बढ़ गया। यानी कि ये क्या हो गया, T2 क्यों लिख रही हूँ मैं इसको, सॉरी, बायोमास क्या है इसका बढ़ गया, ये बायोमास छोटा था, इसका जो बायोमास है वो इंक्रीज हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल ले सकते हो प्रोडक्टिविटी का, जैसे कि एक स्मॉल कैटल होती है वो एक बिग काउ में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि क्या होता है, उसका बायोमास इंक्रीज होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि भाई कोई चीज जो है वो सिर्फ बढ़ रही है, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट रेट पे वो इंक्रीजमेंट शो कर रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बोल सकते हैं, प्रगति है, राइट। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी से रेफर करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया, फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में एक छोटा प्लांट जो होता है वो ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक जो बछड़ा बोलते हैं, स्मॉल कैटल को हम काऊ का बछड़ा या बछड़ी काइंड ऑफ ये बोलते हैं हम इसको लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे अपना, वो एक गाय में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, कन्वर्ट तो रिएक्शंस वगैरह होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाना, ठीक है, बिग काउ में ट्रांसफर हो जाना या ट्रांसफॉर्म हो जाना, यानी कि उसका बायोमास क्या है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहीं पे प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हम चीजें पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या होता है, ये देखो, इसमें जो बायोमास है उसमें इंक्रीजमेंट आता है, इंक्रीज इन बायोमास एट कौन से लेवल पे, T1 लेवल पे, इन यूनिट एरिया, किसी भी पर्टिकुलर यूनिट एरिया में। क्या बोला मैंने, इंक्रीज इन बायोमास, बायोमास में इंक्रीजमेंट आना T1 लेवल पे, ट्रॉपिकल लेवल 1 पे, एक यूनिट एरिया में। उसके बाद इससे रिलेटेड होता है हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम PP से भी डिनोट कर सकते हैं। ये था प्राइमरी प्रोडक्शन। डिफरेंस समझते चलना, देखो एकदम से रीडिंग लेके बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल समझ आएंगी सारी चीजें, कंफ्यूजन होगी, बस मैं अगेन एंड अगेन ये बात रिपीट इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि सीरियसली कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर आप याद रख सकते हो इन चीजों को तो वेल एंड गुड। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको PP से डिनोट किया जा सकता है। ये याद रखोगे, प्राइमरी प्रोडक्शन को हम PP से डिनोट नहीं करते, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को PP से डिनोट किया जा सकता है। और ये क्या होती है, देखो, रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन का रेट पर यूनिट टाइम। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या था, उसके बायोमास में ट्रॉपिकल 1 जो T1 लेवल होता है, ट्रॉपिकल लेवल 1, उसके बायोमास में इंक्रीजमेंट आना इन यूनिट एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट T1 लेवल। उसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट T1 लेवल, राइट। अब इसको मैं एक अच्छे से जो है डायग्राम के साथ, एक फिगर के साथ आपको बताना चाहूंगी, इजीली समझ आ जाएगा, फिर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। मान लो T1 लेवल है, ये 2 ट्रीज हैं यहाँ पे, इसका बायोमास 100 kg का है। 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, इसका बायोमास इंक्रीज होकर कितना हो गया, 1000 kg हो गया। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, 900 kg पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि kg यानी इसका मास, और यहाँ पे साथ में क्या आएगा, पर यूनिट
टाइम और पर यूनिट एरिया हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्शन में था, तो एरिया भी लिखेंगे हम किलोमीटर स्क्वायर और पर यूनिट टाइम यानी कि ईयर। तो यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट, अब आपको शायद समझ आया होगा कि एक साल के बाद जो वो 100 केजी के बायोमास का T1 लेवल था वो 1000 केजी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी आई है, वो आई है 900 किलोग्राम पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर। ये है, ठीक है। ये था ओवरऑल पूरा प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने आपको प्रोडक्टिविटी बताया है, प्राइमरी प्रोडक्शन बताया है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बताया, ये 3 चीज समझाई है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें और बताने वाली हूँ, एक है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इन दोनों में भी डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। एक है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको मैं GPP से डिनोट कर सकती हूँ। आपके पास क्वेश्चंस में कई बार ये इसी टर्म से रिप्रेजेंट हुआ मिल जाएगा। एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम NPP से डिनोट कर सकते हैं। ग्रोस में समझो क्या होता है, मान लो कि ये कोई भी ट्री है, इसकी जो लीफ है इसमें क्या होता है, ग्लूकोज, राइट। ये लाइट है, लाइट एनर्जी यानी सन। ये क्या होता है, जो इसको फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करता है, केमिकल एनर्जी, इसमें सनलाइट जो है एनर्जी इसको प्रोवाइड करता है। ये जो है क्या करता है, केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर लेता है बेसिकली, यानी कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेती है, ATP, यानी कि एक हायर एनर्जी मॉलिक्यूल एडिनो ट्राइफॉस्फेट की सिंथेसिस करती है। ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या हुई है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसका काम किस चीज के लिए आती है, ये फॉर ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के काम में। उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर आप ये जो रेस्पिरेटरी लॉस है, जितना भी रेस्पिरेटरी लॉस हुआ है, इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जब आप रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको मिल जाएगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, इसमें बायोमास इंक्रीज होता है, लेकिन फर्क कितना है, सिर्फ यहाँ पे ट्रॉफिकल लेवल सेकंड पे होता है और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में T1 लेवल पे था, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, बहुत इजी। आगे हम बात करेंगे, अगर मैं ओशन की प्रोडक्टिविटी की बात करूं, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा भी आपके पास कहीं पे मिल सकता है आपको। अगर ओशन की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये चीज आपको पता होगा कि ये ऑलमोस्ट 70% जो अर्थ का सरफेस है उसको कवर करती है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन की जब हम बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 70% जो अर्थ का सरफेस है उसको कवर करती है। टोटल अर्थ की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट टोटल अर्थ प्रोडक्टिविटी, अगर मैं टोटल अर्थ की प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो वो कितनी है, 170 बिलियन टन्स पर ईयर। कितनी, 170 बिलियन टन्स पर ईयर जो है टोटल अर्थ की प्रोडक्टिविटी है हमारे पास। और इसमें ये 2 में स्प्लिट होती है, लैंड और सी। और इसमें से भी अगर हम जो है डिफरेंस देखें कि भाई किसके पास कितना पार्टीशन है अर्थ, मतलब टोटल अर्थ की प्रोडक्टिविटी में कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसमें आएगा 115 बिलियन टन्स पर ईयर तो लैंड की तरफ से, और 55 बिलियन टन जो है किसकी तरफ से, सी की तरफ से प्रोडक्टिविटी जाती है। ये लेस क्यों है, लेस ड्यू टू रीजंस। कौन से 2 रीजंस है वो मैं आपको बताती हूँ। एक रीजन तो ये है कि सनलाइट जो है वो डीप ओशन में अगर बात करी जाए, सी वगैरह में, सनलाइट सिर्फ और सिर्फ कहां तक पेनिट्रेट कर पाती है उसमें, ओनली अप टू 15 mm, सिर्फ और सिर्फ 15 जो है मिलीमीटर तक ही क्या है, ये जो सनलाइट है ओशन वगैरह में, सीज में पेनिट्रेट कर पाती है। जिसके जैसे जो लोअर रीजन होता है सन का, वो इससे जो है क्या रहता है, मतलब वंचित रह जाता है। वहां पे अच्छी खासी जो है डाइवर्सिटी देखने को भी नहीं मिलती, विभिन्नताएं नहीं मिलेंगी सनलाइट की वजह, सनलाइट की कमी की वजह से। दूसरा रीजन क्या होगा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है उधर, स्पेशली कौन सा, फॉस्फोरस। ऑब्वियसली सनलाइट की डेफिशिएंसी जहां पे होगी वहां पे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी होगी, स्पेशली फॉस्फोरस।
तो ये आपको याद रखना है, ये डाटा बेस्ड पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन की, जो कि मैंने आपको पहले बोला था कि इसमें हम जो है 5 स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन के केस में, जो कि हम अभी समझेंगे। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं ताकि अच्छे से हम जो बिल्कुल खुला खुला करके समझ सके। सो लेट्स स्टार्ट विद डीकम्पोजिशन टॉपिक। एक मिनट ये रह गया, इसको इरेज करेंगे अभी, एक मिनट। सो लेट्स कंटिन्यू। डिकम्पोजिशन में हमारे पास क्या आता है, डेट्रिटस, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। डेट्रिटस क्या होते हैं, डेड लीव्स, फ्लावर्स और लीव्स, बात तो वही होगी, खैर। डेड बॉडीज, जो एक्सक्रीट आउट किया हुआ मटेरियल होता है, जिसको हम, डेड फिशेज नहीं होता, डेड बॉडीज होता है, और सिंपली फिशेज हम बोलते हैं उसको। ओके। और जो डेट्रिटस है, मिनरल एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, ये क्या है, मिनरल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन बोलते हैं, यानी कि डीकम्पोजर या फिर डेट्रीवोर्स भी हम इसे बोल सकते हैं। जो डीकम्पोजिशन किनके द्वारा होता है, डेट्रीवोर्स या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, डीकम्पोजर्स। नेक्स्ट इसमें हमारे पास ये जो है डीकम्पोजर या डेट्रीवोर्स की बात करें, दो होते हैं। एक होता है अर्थवॉर्म, दूसरा हमारे पास होता है फंगाई एंड बैक्टीरिया। फर्स्ट स्टेप से समझेंगे। जो डेड लीव्स होती हैं उनको जो अर्थवॉर्म होते हैं वो उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। अर्थवॉर्म ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस में उनका क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। और इस फर्स्ट स्टेप का नाम होता है फ्रेगमेंटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ है, जो डेड लीव्स थे या जो भी डेड बॉडीज जो भी था, उसको अर्थवॉर्म ने जो है स्मॉलर पीसेस में उसका ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, स्मॉलर पीसेस ये देखो, जैसे कि हमारे पास ये है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होता है, जो इसमें से वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी इसमें से वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं, सेटल्स डाउन, वो नीचे की साइड सेटल डाउन हो जाते हैं। और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस का, लीचिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, लीचिंग। सेकेंड स्टेप इज लीचिंग, फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड इज लीचिंग। राइट, यहां तक आपको समझ आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। उसके बाद क्या होगा, जितने भी मतलब सर्टेन बैक्टीरिया और फंगाई जो होते हैं, वो इनके ऊपर, ये जो जिनका ब्रेकडाउन हो चुका है पीसीस का, इनके ऊपर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, और इनको और सिंपलर फॉर्म्स में और छोटे छोटे पीसीस में इनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे थोड़े बड़े थे, यहाँ पे बिल्कुल और स्मॉलर पीसेस में कर दिया। इस स्टेप का नाम होता है कैटाबोलिज्म। ये थर्ड स्टेप है जिसमें और स्मॉलर पीसेस में इनका कन्वर्जन किया है। इस प्रोसेस का नाम, इस स्टेप का नाम क्या होता है, कैटाबोलिज्म। उसके बाद ये जो कैटाबोलिज्म होता है, ये जो बना हमारे पास, ये जो होता है ब्रेक डाउन वाला, ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऐसे डार्क रेड ब्राउनिश कलर का होता है। और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, फोर्थ स्टेप का, ह्यूमिसिफिकेशन इसका नाम होता है, फोर्थ स्टेप का। उसके बाद जो ये ह्यूमस होता है, इससे क्या होता है, मिनरल्स बाहर निकलते हैं, मिनरल्स कम्स आउट। इससे क्या होते हैं, मिनरल्स जो है एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं। और इस स्टेप का क्या नाम होता है, फिफ्थ स्टेप का नाम होता है मिनरलाइजेशन। तो मैंने यहाँ पे आपको पांचों स्टेप इसके बता दिए हैं। और इसको आप एक जो है मैं इसको सिंपलर फॉर्म में लिखूं तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, स्टेप में FLCHM। कोई भी ट्रिक आप इस, मतलब कुछ भी आप न्यूमोनिक इससे बना सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ। फीलिंग लाइट, कोज ऑफ, फीलिंग लाइट, कोज ऑफ का मतलब जिसका मतलब कारणवश, फीलिंग लाइट, कोज ऑफ हाई
एम से क्या करोगे, फीलिंग लाइट कोज ऑफ हाई, एम से क्या बना सकते हैं, फीलिंग लाइट कोज ऑफ हाई, मून कर लो, चांद, फीलिंग लाइट कोज ऑफ हाई मून, हाई मून यानी कि ऐसा होता है ना, मतलब इसको देखो ये सेंटेंस गलत है, उससे इंग्लिश में अगर आप उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे तो नहीं बैठेगा, आप इससे ऐसे याद रख सकते हो भाई, कुछ लोग कैसे होते हैं कि कोई परेशान हो किसी भी सिचुएशन में, किस मतलब ऐसा कुछ हो, तो रात को अगर वो चांद को देखते हैं तो उनको एक रिलीफ सा महसूस होता है, उनको लाइट फील होता है, ठीक है, तो आप उसको इसको जो है उससे रिलेट करना थोड़ा सा, फीलिंग लाइट कोज ऑफ हाई मून, हाई मतलब कि इसको यहाँ पे इंग्लिश से मत जोड़ना, हाई मतलब कि जो बहुत ऊपर जो मून है, ऊंचा आसमान में, हाई स्काई में, तो वहां पे उसकी वजह से क्या है, लाइट महसूस हो रहा है, लाइट, फीलिंग लाइट कोज ऑफ हाई मून, तो मैंने ये आपके लिए बना दिया है, आप इसे याद रख सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है, कोई और न्यूमोनिक या ट्रिक आपके पास ऑलरेडी इससे रिलेटेड है तो आप उससे याद रखें। तो मुझे उम्मीद है अब कि हम अब क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ओवरऑल चैप्टर सारा ही बता दिया है। एक बार इसको इरेज कर लेंगे थोड़ा सा। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के रिलेशन में बताना है और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के ऑफ एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होगी। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन, करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट वन इज द करेक्ट। ध्यान से सुनना अब जो मैं बोलूं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है किसी भी इकोसिस्टम की, उसका क्या मतलब होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है किसके दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इज इक्वल टू जीपीपी, यानी कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर आप रेस्पिरेशन लॉस को माइनस करते हो तो आपके पास एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको मिल जाती है। तो जो हैंस जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी वो हमेशा एनपीपी से ज्यादा होगी। ऑब्वियसली जो चीज ज्यादा होती है उसी में से तो हम कुछ माइनस कर सकते हैं, तो एनपीपी इज इक्वल टू व्हाट, जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। तो ऑब्वियसली जीपीपी यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाइकीज, नाइक क्या होता है, ये हमने अभी रिसेंट में एक चैप्टर कवर किया है, वो अपना इकोसिस्टम वाला, वहां पे भी हमने बात की है। नाइक क्या होता है, तो ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर रॉन्ग, फिजिकल स्पेस फंक्शनल रोल प्लेट बिल्कुल करेक्ट है। नाइक क्या होता है, देखो एक तो सबसे पहले ध्यान रखोगे नाइक जो है हर एक स्पीसीज के लिए डिफरेंट होता है। नाइक का मतलब होता है कि उनकी टॉलरेंस कैपेबिलिटी या उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनके सराउंडिंग में वो सबकी अलग अलग होती है। तो जो फंक्शनल रोल एक ऑर्गेनिज्म प्ले करता है जहाँ पे वो रहता है, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी टॉलरेंस के हिसाब से, ये सब कुछ, तो उसको हम बोलते हैं नाइक। और थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में इस टर्म नाइक को कोइन किया था, जो कि विच ही यूज्ड एज लार्जली इक्विवेलेंट टू अ स्पीसीज हैबिटेट। इट रेफर्स द फंक्शनल रोल, जो हमारे पास ये सेकंड थर्ड स्टेटमेंट है, ये सेम डेफिनेशन। टर्म इकोसिस्टम वाज कोइन्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम पूछा गया किनके द्वारा जो है ये टर्म इकोसिस्टम दी गई थी, तो A.G. टेंसले, ये आपको याद रखना है। इसका इनका पूरा नाम क्या था, सर एंथुर कह रही हूं मैं, सर आर्थर जॉर्ज टेंसले। ये एक इंग्लिश बोटेनिस्ट थे और एक पायनर थे साइंस ऑफ इकोलॉजी में, जिन्होंने टर्म इकोसिस्टम को कोइन किया था। नेक्स्ट, मोस्ट एनिमल्स जो कि डीप ओशनिक वाटर्स में रहते हैं आर, मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशनिक वाटर्स आर, जो गहरे समुद्र के जो पानी में रहते हैं, मोस्ट एनिमल्स जो रहते हैं उनमें, उनको हम क्या बोलते हैं, कौन से होते हैं वो, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होता है डेट्रीवर्स। ध्यान से सुनो, डेट्रीवर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो रेसिड्यूस यानी कि जो उनका बचा हुआ शेष होता है उनके ऊपर फीड करते हैं, उनको बोलते हैं हम डेट्रीवर्स। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट स्पीसीज का जो ऑक्यूपाई करते हैं डिफरेंट लेवल्स एक बायोटिक कम्युनिटी में इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, मतलब कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग स्पीसीज का जो कि अलग अलग लेवल्स पे होती है एक बायोटिक कम्युनिटी में, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कम्युनिटी, लिविंग कम्युनिटी। ठीक है, एक ही बात है। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है स्ट्रेटिफिकेशन। अब मैं स्ट्रेटिफिकेशन को आपको जो है और ये जो और हमारे पास 3 टर्म दे रखी थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ।
स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? इज द अकरेंस ऑफ वर्टिकल जोनेशन। जोनेशन का मतलब क्या होता है? जो जोन्स होते हैं, यानी कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 काइंड ऑफ, ठीक है। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? वर्टिकल जोनेशन का होना होता है एक इकोसिस्टम में, और ये इंडिकेट करता है किसके प्रेजेंस को? फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस की, मतलब फेवरेबल जो इन्वायरमेंट की कंडीशंस होती है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उनके प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ कि ट्रीज जो है उन्होंने टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा, या फिर हम क्या बोलते हैं, टॉप लेयर ऑफ फॉरेस्ट को ऑक्यूपाई कर रखा है। श्रब्स सेकंड नंबर पे आते हैं। हर्ब्स और ग्रास की बात करो तो वो बिल्कुल बॉटम लेयर पे आते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं इट इज अब्सेंट या फिर पुअर, यानी कि बहुत अब्सेंट होती है या फिर बहुत ही बुरी हालत में होते हैं, जहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या हो? अनफेवरेबल हो। दैट इज एग्जांपल से आप इसको याद रख सकते हो। जो डेजर्ट इकोसिस्टम होते हैं उनके पास बहुत ही कम ट्रीज या फिर श्रब्स होते हैं, राइट। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। Next, we will talk about the mass of living material at a trophic level at a particular time is। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने ये आपको बताया भी था। क्या आएगा इसमें? ये मैंने बताया था स्टैंडिंग क्रॉप, राइट। स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट मैं दोनों ऑलरेडी बता के आ चुकी हूँ। स्टैंडिंग क्रॉप भी आपको पता है, स्टैंडिंग स्टेट भी मैं समझा चुकी हूँ, एनपीपी भी समझा चुकी हूँ और जीपीपी भी समझा चुकी हूँ। कोई सा इनमें से ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मैंने नहीं बताया है। ओके, तो आई थिंक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम हमको लगाने की जरूरत नहीं है। इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज फोटो। क्या आएगा? बिल्कुल, मतलब कि आई थिंक सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये आ चुका है। क्या आएगा? जीपीपी। कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है मुझे दोबारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ड्यूरिंग डीकंपोजिशन, जो करेक्टली डिस्क्राइब यहाँ पे कर रखा है, कौन सा इनमें से ऐसा प्रोसेस है जो कि डीकंपोजिशन के दौरान होता है और यहाँ पे करेक्टली डिस्क्राइब भी किया हुआ है? Humidification leads to the accumulation of dark colored substance humus which undergo microbial action। microbial action नहीं होता। कैटाबोलिज्म लास्ट स्टेप गलत है। कैटाबोलिज्म कौन सा था? फीलिंग लाइट कोज, थर्ड स्टेप था ये, फिफ्थ स्टेप नहीं था। लीचिंग वाटर सोल्यूबल, इनऑर्गेनिक गलत, ऑर्गेनिक बोला था मैंने, राइट। न्यूट्रिएंट्स राइज टू टॉप, राइज नहीं करते, सेटल्स डाउन, सेटल्स डाउन बिल्कुल गलत दे रखा है यहाँ पे इसके बारे में, सेटल्स डाउन। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल करेक्ट। फ्रेगमेंटेशन इज द फर्स्ट स्टेप। सो क्या मुझे इसमें आपको बताने की जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है मतलब कि जिस हिसाब से मैंने पूरा आपको बनाकर दिखाया था, आपको खुद रीड करते ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए था। नेक्स्ट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होती है इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, किसके द्वारा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में पूछा गया किसके द्वारा होता है? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है? कंज्यूमर। ध्यान से समझो, मैं इसके बारे में थोड़ा सा वर्बली आपको बता देती हूँ। जो रेट ऑफ रीसिंथेसिस होता है ऑर्गेनिक मैटर का, रीसिंथेसिस यानी कि एक बार सिंथेसिस उसका हो चुका है, जब दोबारा उसका सिंथेसिस करें तो जो रेट होता है रीसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। किसके ऊपर डिपेंड करता है ये? अपॉन द लॉस। ये जो लॉस होता है वाइल, मतलब कि ये उस लॉस के ऊपर जो है डिपेंड करता है, डिपेंडेड होता है, जो कि कब होता है? वाइल ट्रांसफरिंग एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल प्लस द कंजप्शन ड्यू टू रेस्पिरेटरी। मतलब कि जो लॉस होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी को ट्रांसफर करते टाइम, किसका? ऑर्गेनिक मैटर का, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। रेस्पिरेशन लॉस जो है अबाउट 20% होता है ऑटोट्रॉफ्स के लिए, 30% होता है हर्बीवोर्स के लिए, और अप टू 60% होता है इन केस ऑफ, किसके केस में? कार्निवोर्स के केस में। देयरफॉर जो नेट प्रोडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है हर एक ट्रॉपिक लेवल के साथ। क्या बोला मैंने? नेट प्रोडक्टिविटी हमेशा जो है हर एक ट्रॉपिक लेवल जो होता है उसके साथ डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10th क्वेश्चन की। जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है न्यू ऑर्गेनिक मैटर का बाय रैबिट, रैबिट के द्वारा ग्रासलैंड में, उसको क्या बोला जाता है? तो क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बी एट ट्रॉफिक लेवल ऑफ कंज्यूमर, जो रेट होता है जहां पे फूड एनर्जी एसिमिलेट हो जाती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और रैबिट क्या है? एक कंज्यूमर ही तो है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने बोला था कंफ्यूज, मतलब लैंग्वेज ईजी होती है, कंफ्यूजन इस चैप्टर में कैसे होगी कि पिछली चीजों से अगली, मतलब हर चीज को इंटर कनेक्ट करना पड़ेगा, लिंक करके पढ़ना पड़ेगा, यहाँ कंफ्यूजन आएगी इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है जो ब्रेकडाउन होता है डेट्रिटस का स्मॉलर पार्टिकल्स में अर्थमोम के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेप है। क्या मुझे समझाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जो प्रोपोर्शन होता है PAR का कितना होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, लेस देन 50%। और एक्चुअली जो प्लांट यूज करते हैं वो उसका 2 से 10% होता है, राइट। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो बायोमास अवेलेबल होता है कंजप्शन के लिए हर्बीवोर्स के द्वारा और डीकंपोजर्स के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है? करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझो, जो बायोमास अवेलेबल होता है हर्बीवोर्स मतलब कंजप्शन के लिए, किसके द्वारा
हर्बीवोर्स या डिकम्पोजर के द्वारा, उसको बोलते हैं हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। किसके इक्वल होता है ये? इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये उस ऑर्गेनिक मैटर के रेट के इक्वल होता है जो क्रिएटेड बाय फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्रिएट होता है। उसमें से हम क्या माइनस करते हैं? रेट ऑफ रेस्पिरेशन को और अदर लॉसेस को। ये जीपीपी एनपीपी वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये वही चीज बताई है मैंने। अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड। अबाउट 70, जो 70% टोटल ग्लोबल कार्बन होता है उसमें से इस फाउंड किस में पाया जाता है? इसका 70% ये बताना है। ओशंस में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन ओशंस। ये जो ओशनिक रिजर्वियर होते हैं ये रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को रेगुलेट करते हैं एटमोस्फेयर में। और एटमोस्फेयर कंटेन क्या करता है? सिर्फ 1% टोटल ग्लोबल कार्बन का, वरना 70% कहाँ पे होता है? ओशंस वगैरह में होता है। अगर मैं एटमोस्फेयर की बात करूं तो ये सिर्फ 1% जो है क्या करता है? कंटेन करता है टोटल ग्लोब कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो स्लो रेट होता है डिकम्पोजिशन का फॉलन लॉग्स इन नेचर इज ड्यू टू। स्लो डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो सकता है? ये डिकम्पोजिशन स्लो हो गया तो लो मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। लो मॉइस्चर कंटेंट विल लीड टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ डिकम्पोजर। लो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से क्या होगा? जो डिकम्पोजर होंगे उनका नंबर कम हो जाता है, बिकॉज क्योंकि डिकम्पोजर्स को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की नीड होती है उनकी ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए। तो डिकम्पोजर्स कम हो गए तो डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट इज, which one of the following ecosystem types have the highest annual net primary productivity बतानी है। हायर एनुअल मतलब हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन से इकोसिस्टम टाइप के पास होती है वो हमें बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज हमारे पास क्या होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। यहाँ समझो, दे आर फाउंड इन, कहाँ पे पाए जाते हैं? इक्वेटोरियल रीजन्स पे, जहाँ पे रेनफॉल जो है 140 सेंटीमीटर को भी एक्सीड कर जाती है। जो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वो यहाँ पे सपोर्ट करता है एवरग्रीन प्लांट्स को। जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी होती है वो काफी हाई होती है, यानी कि 12,000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये रेट होता है। तो जो वेजिटेशन होगी वो काफी सारी स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? जो डिफरेंट जोनेशन हो, जो मैंने आपको बताया था, वो शो करती है 2 या 2 से ज्यादा वेल डिफाइंड लेयर में। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 17th। Which of the following is expected to have highest value in grassland system? कौन से के पास जो ऑप्शन में से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू जो है उसकी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में होगी? किसके पास होगी? करेक्ट ऑप्शन बताना है। ग्रोस प्रोडक्शन, जीपी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे समझो, ग्रासलैंड्स के पास जो है हाईएस्ट वैल्यू होती है ग्रोस प्रोडक्शन की। याद रखोगी ये चीज की, ग्रासलैंड के पास क्या है? हाईएस्ट वैल्यू होती है ग्रोस प्रोडक्शन की। जो नेट प्रोडक्शन होती है वो किसके द्वारा ऑब्टेन होती है? जब हम रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन को ग्रोस प्रोडक्शन से माइनस कर दें, जो कि हम काफी बार पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी और टर्शरी प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं वो किससे रिलेटेड होती है? वो सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर से रिलेटेड होती है रिस्पेक्टिवली। ओके, समझाने की आवश्यकता नहीं है। न्यूमेटोफोर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट्स जो कि ग्रो होते हैं कहाँ पे न्यूमेटोफोर्स बताने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन, कहाँ कौन से रीजन में? करेक्ट ऑप्शन होता है मार्शी प्लेसेस और सोल्ट लेक, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइपर सैलिनिटी बोल सकते हैं बेसिकली। नॉर्मली लिखने की आवश्यकता नहीं है। हेलोफाइल्स आई थिंक, खैर। तो यहाँ पे समझो कुछ प्लांट जो है वो सोल्टी मार्शेस में ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं स्पेशल रूट्स, किस काम के लिए? रेस्पिरेशन के लिए, जिनको हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, और ये नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होती हैं। नेगेटिवली जियोट्रॉफिक का क्या मतलब है ये समझो। नेगेटिवली जियोट्रॉफिक का मतलब है रेफर्स टू द अपवर्ड ग्रोथ, जो अपवर्ड ग्रोथ होती है प्लांट्स की, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करे। जैसे कि कुछ मतलब कैसे होते हैं, जो कुछ तो प्लांट ऐसे होंगे ग्रेविटी नीचे की साइड होती है, जो ग्रेविटी के अलोंग ग्रो करते हैं नीचे की साइड, उनको हम पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में कंक्लूड करते हैं। और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी कि ऊपर की साइड ग्रो करें उनको हम नेगेटिव जियोट्रोपिज्म में क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। और मेजोरिटी में क्या होते हैं? नेगेटिव जियोट्रोफिज्म ही होता है, देखने को मिलता है, राइट।
नेक्स्ट बात करेंगे 19th क्वेश्चन के, जो ग्रेटेस्ट बायोमास होता है ऑटोट्रॉफ्स का इन द ओशन इज दैट ऑफ, ग्रेटेस्ट बायोमास बताना ऑटोट्रॉफ्स का ओशन में, इज दैट ऑफ किसका होता है वो। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होता है। ऑटोट्रॉफ्स के ग्रेटेस्ट बायोमास की बात की है ओशन में, इज दैट ऑफ फ्री फ्लोटिंग माइक्रोएल्गी साइनोबैक्टीरिया, यानी कि जिसका मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, और क्या होते हैं, नैनो प्लैंकटन होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रेटेस्ट बायोमास जो होता है ऑटोट्रॉफ्स का ओशन में किसका होता है वो फ्री फ्लोटिंग माइक्रोएल्गी, यानी बिल्कुल छोटी छोटी माइक्रोएल्गी जो होती हैं, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, और नैनो प्लैंकटन यानी बहुत छोटे छोटे जो है वहां पे पौधे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेट एट विच, जहां पे लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाए केमिकल एनर्जी में ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज इन द इकोसिस्टम, इज द इकोसिस्टम्स क्या बोलते हैं उसको हम, ये हमने पढ़ चुके हैं, हम क्या बोलते हैं, जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बना के भी दिखाया था फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन, किसके पास होती है, बिल्कुल तो किसके पास होती है वो, हमने एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के पास हाईएस्ट ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है कितनी, 12,000 कैलोरी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। कोरल रीफ्स की अगर मैं बात करूँ, कोरल रीफ्स क्या होते हैं, इनको ऑफन हम रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कंसीडर करते हैं। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, ये रेन फॉरेस्ट ऑफ सी हम इनको बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद इट फॉर्म्स, ये क्या बनाते हैं, सम ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑफ ऑन अर्थ, कौन बनाते हैं, ये रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बनाते हैं। कोरल रीफ जो है, कोरल रीफ का जो इकोसिस्टम होता है इसके पास हाईएस्ट ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, कहाँ पे, सी में। नाइक ऑफ अ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम रेफर्स टू, जो नाइक होता है एक स्पीसीज का एक इकोसिस्टम में, रेफर टू इट्स, क्या होता है वो उसका, ये बताना है। ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, फंक्शन एट इट्स प्लेस ऑफ अकेरेंस, ऑलरेडी कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्टोमेटा, इनमें से कौन से के पास स्टोमेटा नहीं होता है ये बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सबमर्ज हाइड्रोफाइट से याद रखोगे। सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स में जो होल प्लांट यानी कि पूरी प्लांट बॉडी जो होती है वो पानी के नीचे रहती है। एग्जाम्पल इसका आप क्या याद रख सकते हो, केरेटोफाइलम एंड यूट्रिकुलेरिया, ये दो एग्जांपल इसके आप याद रख सकते हो। इन प्लांट्स में जो स्टोमेटा है वो अब्सेंट होता है। गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो किसके द्वारा होता है, जो इनका जनरल बॉडी सरफेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसके ओवरऑल पीवाईक्यूज थे, और जो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता भी दी हैं। काफ़ी इजी और छोटा चैप्टर है ये, आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।